हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, पोषण। तो किसी भी सजीव प्राणी को अपना जीवन प्रक्रम चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो भोजन को ग्रहण करना, ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उसे शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को ही पोषण कहा जाता है। पोषण को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? इसमें पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और इस प्रक्रिया में जीव अजैव कारकों का उपयोग करते हैं। अजैव कारक के अंतर्गत आते हैं जल, मिट्टी, सूर्य की प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु और खनिज। स्वपोषी पोषण के उदाहरण देखें तो इसमें आएंगे पौधे तथा कुछ जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है हरा सल्फर जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगर हम लोग इसका अलग परिभाषा देखें तो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर है अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ क्या होता है? तो दो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग उत्प्रेरक है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, पर्णहरित, क्लोरोफिल। कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल के अंतर्गत आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अकार्बनिक पदार्थ हुआ। यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन एब्सेंट है, मतलब यह भी अकार्बनिक पदार्थ हुआ। यहाँ पर C6H12O6 में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ हैं, मतलब यह कार्बनिक पदार्थ हुआ। तो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो पौधे जो हैं अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन O2 जल के टूटने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है उसमें O2 जो है वो प्राप्त होता है हमारा जल के टूटने से। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों में होती है। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में संभव है? तो जी हाँ, कुछ ऐसे विशेष पौधे होते हैं जिनमें कृत्रिम प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग विग्योर के नाम से जानते हैं। भी वॉयलेट मतलब बैगनी, आई इंडिगो जामुनी, बी ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी, आर रेड लाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसे रंगों में सर्वाधिक देखी जाती है जिसका सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है
और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो बढ़ते क्रम में हम लोग वेवलेंथ को देख सकते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो घटते क्रम में वेवलेंथ देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है रेड कलर का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है वॉयलेट कलर का, मीन्स बैगनी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक लाल रंग के प्रकाश में संपन्न होती है। तो सबसे ऊपर में हमें लाल रंग देखने को मिलता है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन के समय संपन्न होती है। अब हम आगे देखने वाले हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण से ही समझ में आता है कि दूसरों पर आश्रित, दूसरे जीवों पर अपना भोजन के लिए आश्रित होना। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने पोषण के लिए दूसरे स्वपोषियों पर निर्भर करता है, परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं: मृत पोषी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी या विषम पोषी पोषण। ये तीनों ही पोषण, मृत पोषी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी या विषम पोषी पोषण, ये तीनों ही दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो हम लोग अब तीनों एक एक करके देखेंगे। पहला है मृत पोषी पोषण, जिसे हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की इस विधि में जीव अपना भोजन दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों से प्राप्त करता है, जिन्हें हम लोग मृत पोषी पोषण कहते हैं। तो मृत जीवी पोषण के उदाहरण है मशरूम, गिद्ध, जीवाणु, फफूंद। दूसरा है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पोषण की इस विधि में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करता है, जैसे जोंक, प्लाज्मोडियम, अमरबेल, पिस्सू। तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यह पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया है, जो 5 अलग अलग चरणों में संपन्न होती है। पहला है अंतःग्रहण, इंजेशन। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। चौथा है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। 5वां है बहिर्गमन, इजेशन। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को ग्रहित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। तो सबसे लंबी प्रक्रिया हमारा पाचन होता है। अवशोषण, पचित भोजन को रक्त के साथ मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, असिमिलेशन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। बहिर्गमन, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिर्गमन कहलाता है। अब हम देखते हैं फूड, भोजन। भोजन में उपस्थित होता है पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ को हम लोग 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं: दीर्घ या बृहद पोषक तत्व, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरा लघु पोषक तत्व, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो यानी कि दीर्घ पोषक तत्व क्या होता है? जिन्हें शरीर अधिक मात्रा में उपयोग करता है, उसे हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट 60% पाया जाता है, प्रोटीन 15% पाया जाता है, वसा 25% पाया जाता है। इन तीनों ही ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। लघु पोषक तत्व के अंतर्गत आता है विटामिन, खनिज, रुक्षांश या रेशे। कार्बोहाइड्रेट, जो सर्वाधिक तुरंत ऊर्जा, मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पोषक तत्व होता है। 1 ग्राम बराबर 4.2 किलो कैलोरी होता है। प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है। वसा
सर्वाधिक ऊर्जा देता है। 1 ग्राम बराबर 9 किलो कैलोरी होता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर द्वारा प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है।